हेलो एवरीवन, प्रैप शॉट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। जैसा कि आप देख रहे होंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मैटर। मैटर के बारे में वैसे हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं कि मैटर क्या होता है। 3 स्टेट में हम बेसिकली डिवाइड करते हैं मैटर को, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये सब हम पढ़ चुके हैं। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी थोड़ी बहुत आज हम जानेंगे कि क्या होती है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो हमें मेनली क्या जानना है, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर होते कितने हैं और कितने पार्ट्स में उन्हें डिवाइड किया गया है। अभी तक जो फिजिक्स का पार्ट है ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके हो गए हैं। साउंड, हीट, है ना, ये सारे आपके हो चुके हैं। तो जाके आप एक बार चेक कर लीजिए वीडियोस को और देख लीजिए और अपने सिलेबस को कवर कर लीजिए। और ये जो हमारा टॉपिक है वो आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है। देखिए, मैटर कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? इट इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है हमारा सॉलिड, सेकंड है हमारा लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। देखिए, जो हमारे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसमें से सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड कैसा होता है? सॉलिड होता है जिसकी शेप कैसी होती है? फिक्स होती है। शेप उसकी फिक्स होती है। मैं थोड़ी सी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बता देती हूँ, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से। तो जो इसकी शेप होती है वो कैसी होती है? फिक्स। फिक्स क्यों होती है? क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत पास पास होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और क्या होता है इनमें? इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? वो मैक्सिमम होता है। जो हमारे सॉलिड होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा होता है? मैक्सिमम होता है, बहुत ज्यादा होता है ना। तो इसकी वजह से क्या है, अब मैं अगर मैं लिखना चाहूँ इसके 2-3 पॉइंट्स में एक बार आपको डिफरेंशिएट करा देती हूँ तीनों में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इनके पास क्या होता है? फिक्स्ड शेप। फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। क्लियर? और क्या होता है इनके पास? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, हाई मैक्सिमम बोल सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है? मैक्सिमम। सबसे ज्यादा किसमें होता है? सॉलिड में। क्लियर? और और अगर हम देखें और क्या होता है इसमें? क्लोजली पैक्ड होते हैं। कैसे होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। और रिजिड होते हैं। रिजिड, रिजिड मतलब हार्ड होते हैं, है ना, अपनी शेप को चेंज नहीं करते। और अगर हम लिखना चाहें तो कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है इनकी? लो। ये लिख लेते हैं, लो कंप्रेसिबिलिटी। लो कंप्रेसिबिलिटी। क्लियर? देखिए क्या क्या बताया मैंने आपको। फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है? मैक्सिमम होता है, क्लोजली पैक्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, और कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है? लो होती है। क्लियर? इन तीनों में अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जिससे कि हमें पता चले कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिफरेंस है और किस तरीके से ये एक दूसरे की तरह सिमिलर है। ठीक है, क्योंकि आगे हमें क्या पढ़ना है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? थोड़े से दूर होते हैं। ठीक है, थोड़े से दूर होते हैं, स्पेस होता है इनके बीच में। ये कह सकते हैं हम आपसे, क्या कह सकते हैं कि स्पेस होता है। तो इसकी फिक्स शेप होती है? नहीं। तो हम क्या लिखेंगे? नॉट फिक्स्ड शेप। क्लियर? और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है? क्या बताइए फिक्स्ड वॉल्यूम होती है? कमेंट कीजिए फटाफट। फिक्स्ड वॉल्यूम होती है? हाँ जी। फिक्स शेप नहीं होती बट फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? लिक्विड के बारे में। क्लियर? उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख दीजिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है? अगर हम बात करें तो सॉलिड से कम होता है और गैस से ज्यादा होता है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ कि मीडियम होता है। मीडियम होता है। मीडियम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सॉलिड से कम और गैस से ज्यादा। क्या है? क्लियर है सभी को बात? ये सभी को क्लियर है? ठीक है। और क्लोजली पैक्ड होता है? नहीं, हैविंग स्पेस। हैविंग स्पेस। स्पेस होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में। क्लियर? जैसे कि मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करा है। रिजिड होते हैं? नहीं, रिजिड नहीं होते। नॉट रिजिड, नॉट रिजिड। और कैसे होते हैं? कंप्रेसिबल नहीं होते।
क्या होती है, मीडियम टाइप की इनकी कंप्रेसिबिलिटी होती है, ठीक है, लेकिन सॉलिड से ज्यादा कंप्रेस है, तो मीडियम कंप्रेसिबिलिटी। क्लियर, ये विजिबल है सबको? हाँ जी। क्या बताया मैं लिक्विड के बारे में, इसके पार्टिकल्स दूर दूर अरेंज होते हैं, थोड़ा सा दूर होते हैं, और फिक्स शेप नहीं होती लेकिन फिक्स वॉल्यूम होती है। फिक्स वॉल्यूम कैसे, जिस भी हम किसी भी बर्तन में, किसी भी यूटेंसिल्स में, किसी कप में, ग्लास में, इसमें जिसमें डाल देंगे उसी की शेप ले लेगा, और क्या है, उसकी वॉल्यूम फिक्स रहेगी। हम कहीं पर भी डालें, बड़े से टब में डालेंगे तो भी, और पानी ग्लास में डाल देंगे तो भी। क्लियर। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मीडियम होता है, सॉलिड से कम होता है। इसके पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन हम देखेंगे कि जो गैस है, क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ये है, और इससे गैस से क्या है, ज्यादा है, किसका, लिक्विड का। क्लियर। उसके बाद स्पेस होता है इसके पार्टिकल्स के बीच में, रिजिड नहीं होते, और इसकी कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है, मीडियम। क्यों होती है मीडियम, क्योंकि ये किससे ज्यादा होती है, गैस से ज्यादा होती है, बट सॉलिड से ज्यादा होती है, बट गैस से कम होती है। अब हम गैस को भी देख लेते हैं एक बार, गैस के पार्टिकल्स कैसे बनेंगे, गैस के पार्टिकल दूर दूर इस तरीके से अरेंज होंगे, ठीक है। तो अब मैं अगर लिखना चाहूँ तो ना तो इसकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती, नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप, ठीक है, ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम है, ना ही शेप फिक्स है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, लेस, या हम बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है इसमें, मिनिमम है। कैसा है, मिनिमम। क्लियर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, मिनिमम। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे एक बार, देखिए। क्लियर। और क्या देखा हमने, किस क्या स्पेस होता है इनके पार्टिकल्स के बीच में, हाँ जी स्पेस होता है। ये सारा क्या है, ये पूरा स्पेस है ना, स्पेस है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हैविंग मैक्सिमम स्पेस, मैक्सिमम स्पेस। मैक्सिमम स्पेस क्यों लिखा, क्योंकि सॉलिड में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता, उसके पार्टिकल्स बहुत क्लोज पैक्ड होता है, और लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो स्पेस होता है वो किसमें होता है, गैस में होता है। और क्या लिखेंगे, रिजिड होती है, नहीं, नॉट रिजिड। और कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है, हाई, नॉट रिजिड और हाई कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी कैसी हो गई इसकी, हाई। क्लियर, क्लियर हो गया सभी को। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैटर के बारे में थोड़ी सी मैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको एक बार डिस्कस कर रही हूँ कि ये तीनों चीजें हमें पढ़नी है डिटेल में। हम इनके आगे पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी मैंने बता दी है पहले भी, तो इसमें थोड़ा सा हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, थोड़ा एक आइडिया लगा लेते हैं आपको, ताकि थोड़ा सा रिवाइज हो जाए कि हाँ इस तरीके से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस था। फिर आगे हम इसको कंटिन्यू करें। देखिए मैंने क्या बताया आपको, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन पार्ट में मैटर हमारा डिवाइडेड है, और जो सॉलिड है उसकी फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होती है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, हाई होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, और रिजिड होता है। आप किसी भी सॉलिड को, ये सॉलिड है, आप इसे टच कीजिए, इसे बैंड करने की कोशिश कीजिए, तो ये ब्रेक हो जाएगा, बट अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा, और ना ही क्या होगा वो, बिल्कुल भी ऐसे, ऐसा नहीं है कि हाँ टच करने पे वो अंदर की तरफ जाए फिर बाहर आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद लो कंप्रेसिबिलिटी होती है ना, कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है इसकी, लो होती है। क्लियर। क्यों होती है, जैसे मैंने बोला ना, इसको मैं कंप्रेस करना चाहूंगी तो कंप्रेस नहीं होगा, तो दबाना चाहूंगी तो ये दबेगा नहीं, इसलिए इसकी कैसी होती है, लो कंप्रेसिबिलिटी होती है सॉलिड की। उसके बाद लिक्विड के बारे में हमने बात करी कि इनकी फिक्स शेप नहीं होती, फिक्स वॉल्यूम होती है। शेप फिक्स नहीं होती, जिस भी कंटेनर में डालेंगे उसी का शेप ले लेता है, जैसे मैंने आपको बताया, बकेट में डालेंगे बकेट में का शेप लेगा, ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा। क्लियर। उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, मीडियम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, मीडियम। मीडियम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम है और लिक्विड से ज्यादा है। क्लियर। उसके बाद रिजिड, इनके बीच में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में, हैविंग स्पेस बिटवीन पार्टिकल, बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और क्या, रिजिड नहीं होते बिल्कुल भी, है ना, रिजिड नहीं होते। आप आप अपने हाथ को पानी के अंदर ऐसे आराम से मार सकते हैं, इजीली तरीके से मूव कर सकते हैं, बट आप सॉलिड में नहीं कर सकते।
अगर आप सॉलिड में अपने हाथ को मारेंगे तो क्या होगा, आपके हाथ पे चोट लग जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके बीच में क्या है, स्पेस नहीं है। लेकिन लिक्विड के बीच में स्पेस है, तो हम अपने हाथ को मूव कर सकते हैं। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है, मीडियम। मीडियम कंप्रेसिबिलिटी मतलब बता दी मैंने आपको, सॉलिड से ज्यादा और गैस से कम। उसके बाद हम बात करते हैं गैस के बारे में। गैस की ना तो फिक्स शेप होती है, ना ही फिक्स वॉल्यूम होती है। और क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका मिनिमम होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। और इसके पार्टिकल्स के बीच में, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड। स्पेस क्या है, बहुत ज्यादा। देखो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके भी बताया। उसके बाद ये कैसे होते हैं, रिजिड नहीं होते, और इनकी कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है, हाईली कंप्रेसिबल। तभी तो हम इसको फिल कर लेते हैं, गैस सिलेंडर में ही फिल कर लेते हैं। जैसे हम सीएनजी होता है, एलपीजी का सिलेंडर होता है ना। और जो आग बुझाने के लिए स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह में, उसमें क्या करते हैं, सिलेंडर में फिल करके रखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो इस तरीके से हम गैस को क्या करते हैं, फिल करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कैसी होती है, हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। क्या होती है, हाई कंप्रेसिबिलिटी। क्लियर सभी को? फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई सभी को? चलिए अब हम बात करते हैं एक एक के बारे में, वो भी किसकी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इसे एक बार हम यहाँ से हटा देते हैं। जैसे कि आपका सॉलिड है, अगर जैसे मैं बात करूं कि रबड़ है, रबड़ को हम क्या करते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं और उसके बाद वो अपनी शेप में आ जाती है ना। स्ट्रेच करते हैं तो अपनी शेप को चेंज करती है। तो क्या वो सॉलिड में काउंट होगी? इसको हम सॉलिड बोलेंगे। जो रबड़ बैंड होता है आपका, उसे हम सॉलिड बोलेंगे या नहीं? आप इसको बताइए, इस बात को जरा, जो ये मैंने क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर कीजिए। अगर हमने एक रबर बैंड को स्ट्रेच किया तो फिर उसने अपनी शेप चेंज कर ली, बट मैंने आपको लिखवाया कि जो सॉलिड होते हैं उनकी शेप कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। शेप कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। तो क्या वो अपनी शेप को चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब वो सॉलिड नहीं है, वो सॉलिड में काउंट होगा। क्यों काउंट होगा? क्योंकि जब हम उसे स्ट्रेच करते हैं तो अपनी शेप को चेंज करता है, लेकिन जब हम उसे छोड़ देते हैं वापस से अपनी शेप में आ जाता है, प्रॉपर शेप में ले लेता है, तो इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे। क्योंकि वो अपनी शेप क्या है, कुछ टाइम के लिए ही चेंज कर रहा है, वापस से अपनी पोजीशन पे आ रहा है, जब हम उसे क्या कर रहे हैं, ढीला छोड़ रहे हैं। और फिर अगर हम ज्यादा फोर्स लगाते हैं, उसमें ज्यादा फोर्स, क्या प्रॉपर्टी है सॉलिड की, कि अगर हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो रबर बैंड के साथ भी यही, अगर हम उस पर ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। बट लिक्विड या गैस के साथ ऐसा नहीं है, उनमें ब्रेक होने वाली प्रॉपर्टी कोई नहीं है। क्लियर? तो सबसे पहले अब हम डिस्कस कर लेते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टी सबसे पहली तो वही है, क्या, इलास्टिसिटी। जो अभी मैंने आपको बताया, इलास्टिसिटी। रबर बैंड का आपको मैंने एग्जांपल दिया। अभी मैंने आपको क्या बताया कि हमने स्ट्रेच किया, रबर बैंड को स्ट्रेच किया, उसके बाद उसने अपनी शेप चेंज कर ली कुछ टाइम के लिए। जैसे ही हमने उसे वापस से छोड़ा तो वापस से वो अपनी शेप पर आ गया, अपनी पोजीशन पे आके उसने अपनी वापस से शेप को रिगेन कर लिया। तो उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं उसे हम, इलास्टिसिटी। तो एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट or material to resume its normal shape, ठीक है। वो अपनी शेप में क्या आ जाए, वापस आ जाए, है ना, अपनी शेप में वापस आ जाए, नॉर्मल शेप, आफ्टर बीइंग स्ट्रेच और कंप्रेस्ड। आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड और कंप्रेस। ठीक है, क्या लिखा मैंने, जो मैंने अब अभी आपको बताया वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। क्या, इलास्टिसिटी होता क्या है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल। एबिलिटी होती है एक ऑब्जेक्ट की या मटेरियल की, जो क्या करती है, रिज्यूम इट्स नॉर्मल शेप, अपनी शेप में आने पर। कब, किसके बाद, जब हमने उसे क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया या उसे हमने कंप्रेस किया।
तो उसके बाद वो अपनी शेप ले लेगा फिर से, उसे बोलते हैं हम इलास्टिसिटी। जैसे अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करना चाहूँ तो फर्स्ट तो हमारा हो गया रबर बैंड, है ना, और एंड सेकंड कौन सा हो गया, स्पंज। स्पंज जो फर्स्ट है हमारा रबर बैंड, रबर बैंड किसको दिखा रहा है, हम स्ट्रेच कर रहे हैं उसे, वो हमें शो कर रहा है कि ये क्या है, इसमें क्या है, इलास्टिसिटी है। और सेकंड कौन सा है हमारा, सेकंड कौन सा है हमारा, कंप्रेस। कंप्रेस किसे करते हैं हम, हमने स्पंज लिया, स्पंज को कंप्रेस किया, है ना, फिर हम उसे जैसे ही छोड़ेंगे वापस से वो अपनी शेप में आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो स्पंज होता है उसके पार्टिकल, जो स्पंज होता है उसमें छोटे छोटे ना स्पेस होता है, थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है बीच में, जिसे हम बोलते हैं पोर्स है उसके अंदर ना, जो स्पेस होता है, जो स्पेस, पोर को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, अगर हिंदी में बात करना चाहो कि छेद जो होता है ना, छेद वो होते हैं उसके बीच में, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से जब हम उसे प्रेस करते हैं तो उसमें जो एयर इंसर्ट होती है, जो उसमें एयर पूरी फिल होती है, वो बाहर रिलीज हो जाती है। फिर जैसे ही हम उसे छोड़ते हैं वो वापस से जो एयर होती है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट की, वो उसमें फिल हो जाती है, वापस से क्या कर लेता है, वो रिगेन कर लेता है अपनी शेप को, फिर से अपनी शेप में आ जाता है। ये सब आपने करके देखा होगा, स्पंज से, स्पंज का भी पता होगा सबको, और ये इलास्टिसिटी रबर बैंड वाला भी। क्लियर, क्लियर है ये सभी को। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है, इसका अपोजिट, इलास्टिसिटी का अपोजिट क्या होता है, प्लास्टिसिटी। क्या लिखेंगे हम इसके बारे में, अपोजिट ऑफ इलास्टिसिटी, नहीं, इसकी डेफिनेशन भी लिखनी, इसे भी डिफाइन कर लो। देखिए, इट इज ए टेंडेंसी, it is a tendency of solid, it is a tendency of solid materials to, of solid materials to not to return to their, not to return to their, not to return to their original shape after being, original shape after being, after being deformed, after being deformed, when the force is removed, when the force is removed। देखिए क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, देखिए ये क्या है, प्लास्टिसिटी क्या है, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ अ सॉलिड मटेरियल टू नॉट टू रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर बीइंग डिफॉर्म व्हेन द फोर्स इज रिमूव। जब हमने इसे क्या करा, डिफॉर्म करा, जैसे हमने इलास्टिक लिया था, हमने रबर बैंड लिया था, या फिर हम लेते स्पंज लिया था, हमने उस पर फोर्स लगाया, उसकी वजह से वो डिफॉर्म्ड हुआ, उसकी शेप में चेंज आया। उसके बाद जैसे ही हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हटा लिया, हमने फोर्स जो हम उस पर अप्लाई कर रहे थे वो हमने हटा लिया, तो क्या वापस से इसने अपनी शेप को रिगेन कर लिया, वापस से वो अपनी शेप में आ गया। लेकिन प्लास्टिसिटी में ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, हम उनके ऊपर फोर्स लगाएंगे और वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाएंगे, फोर्स हटाने के बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएंगे, उसे हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो फर्स्ट वन तो हमारा है डो, फिर नेक्स्ट है क्ले। देखिए जो डो होता है आपका, जो आपका व्हीट फ्लावर होता है, ठीक है, आपने उसका डो बनाया, तो क्या आप डो को वापस से, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप अपने हाथ से काम करना बंद कीजिए, आप अपना फोर्स हटा दीजिए, है ना, जो आप फोर्स अप्लाई करके डो बना रहे हैं, आपने डो बना दिया, उसके बाद क्या करेंगे, आप अपना फोर्स हटा देंगे या फिर दूर खड़े जाएंगे, तो क्या वो वापस से चेंज हो जाएगा फ्लावर में, क्या वापस से कन्वर्ट होगा, नहीं होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कुछ क्या है, ये क्या है, डो की प्लास्टिसिटी है, क्या है ये, कौन सी प्रॉपर्टी है इसकी, प्लास्टिसिटी, जिसकी वजह से वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ रहा। इसी तरीके से आपको किसके साथ होता है, क्ले के साथ होता है। क्ले का क्या करते हैं, मान लीजिए आपने क्ले का कोई टॉय बनाया है ना, कोई टॉय बना दिया क्ले का, तो क्या वो वापस से अपनी शेप में आ सकता है, आपने फोर्स हटा दिया, जो आप फोर्स लगा रहे थे उस पे से आपने फोर्स हटा दिया, तो क्या वो वापस से अपनी शेप को रिगेन करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, प्लास्टिसिटी। कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा वो, प्लास्टिसिटी। क्लियर है सभी को, क्लियर है। अब हम थर्ड की बात कर लेते हैं, एक और हमारी प्रॉपर्टी है इसकी, स्ट्रेस। क्या है ये, स्ट्रेस। स्ट्रेस बताइए जरा मेरे को,
स्ट्रेस बताइए। ये वो वाला स्ट्रेस नहीं है जो मेंटली फील होता है कि हाँ हमें बहुत ज्यादा टेंशन है और जो हमारी मेंटली प्रॉब्लम होती है, वो वाला स्ट्रेस नहीं है। ये है फिजिकल स्ट्रेस आपका। देखिए ये क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने एक बार ले ली, इसकी लेंथ कितनी है एल, है ना, इसकी लेंथ है एल, आपने ये बार ले ली, आप इसको क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं, है ना, यहाँ से आप खींच रहे हैं इस तरीके से, और आप यहाँ से खींच रहे हैं इस तरीके से, इसकी शेप को डिफॉर्म कर रहे हैं, मतलब शेप चेंज कर रहे हैं, है ना। आप फोर्स लगा रहे हैं इधर की तरफ, आप फोर्स लगा रहे हैं इधर की तरफ, लेकिन ये जो आपकी बार है ये अपने अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी, क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, वो अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी, लेकिन आप उसकी शेप को डिफॉर्म करने के लिए, चेंज करने के लिए बाहर की तरफ से खींचेंगे, है ना, बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, फोर्स अप्लाई करेंगे, आप बाहर की तरफ करेंगे और ये जो बार है वो अपने ही अंदर की तरफ करेगी, उसको शेप को चेंज ना करने के लिए, ताकि उसकी शेप चेंज ना हो। तो इससे ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, उसी को हम क्या बोल रहे हैं कि स्ट्रेस हो रहा है। क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। ये अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। नॉर्मल लाइफ में भी जो अगर हम इसे रिलेट करना चाहें तो स्ट्रेस यही होता है। अगर इन जनरल हम कहना चाहें, मेंटली जो स्ट्रेस होता है वो भी यही होता है कि कोई इधर इधर जाना चाहता है, फिर लेकिन कोई इधर जा रहा होता है, तो जो रास्ते से अपोजिट हो जाते हैं, इसकी वजह से स्ट्रेस हो जाता है। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हमारे पास रॉड है एक, ये बार है, एक रॉड है, ये इधर की तरफ हम इसे खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, और ये अंदर की तरफ खुद को अपनी शेप को चेंज ना करने के लिए खुद के फोर्स लगा रही है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। क्या हो रहा है, ये स्ट्रेस हो रहा है। अब हम स्ट्रेस को लिखना चाहें तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, ये आपका स्ट्रेस का सिंबल है, ठीक है, स्ट्रेस का सिंबल है ये। तो स्ट्रेस क्या है, फोर्स, कौन सा फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स है, और डिवाइड किससे कर रहे हैं, एरिया से। यानी आपका स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो वो क्या होगी, न्यूटन। फोर्स की क्या हो गई, न्यूटन, और एरिया की क्या हो गई, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया सभी को। ये क्या हो गया, इसकी एसआई यूनिट। अब इसका डायमेंशन फार्मूला लिखना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप इसका डायमेंशन फार्मूला बताएं, क्योंकि मैं आपको सबके फॉर्मूले लिखवा चुकी हूँ, डायमेंशनल फार्मूले सबके लिखवा चुकी हूँ। क्लियर, तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, बताइए इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। बताइए, देखिए क्या होता है इसका, m1L1T माइनस स्क्वायर। ये किसका लिखा है मैंने, फोर्स का, न्यूटन का, न्यूटन का मतलब फोर्स का लिख दिया है। और डिवाइडेड बाय किससे होगा, डिवाइड किससे होगा, एल स्क्वायर। एल स्क्वायर से क्यों होगा, क्योंकि ये एरिया का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर क्या आएगा, m1L माइनस वन, है ना, -1 और T माइनस 2। तो ये आपका क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया आपका, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका, स्ट्रेस का। किसका हो गया, स्ट्रेस का। क्लियर, ये है आपका ये, ठीक है। ये लिखा हमने फोर्स का, ये लिखा हमने एरिया का, उसके बाद कैंसिल करेंगे इसे, तो m1L-1 T स्क्वायर, T स्क्वायर, ठीक है। क्लियर, ये लिखा है T माइनस स्क्वायर, T माइनस स्क्वायर, नेगेटिव आएगा, L और T नेगेटिव आएंगे इसमें, स्ट्रेस में। ये क्लियर हो गया सभी को। पहले मैंने आपको बताया इलास्टिसिटी क्या होता है, जो वापस से अपनी शेप चेंज करने के बाद खुद से शेप में आ जाते हैं। उसके बाद प्लास्टिसिटी क्या होता है, कि जिनकी हम शेप चेंज करते हैं बट वो फिर से अपनी शेप को रीगेन नहीं करते, वापस अपनी शेप में नहीं आते। और नेक्स्ट मैंने क्या बताया, स्ट्रेस, जब हम क्या करते हैं, उसको खींच रहे हैं, उसको फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वो अंदर से खुद से क्या कर रहा है, अपने ऊपर फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस का सिंबल है, स्ट्रेस का फॉर्मूला रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ये क्या है, इसकी ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और हमने इसका डायमेंशनल फार्मूला भी लिख दिया। डायमेंशनल फार्मूला आप पहले ही लिख चुके हैं,
जब मैंने आपको यूनिट और मेजरमेंट वाला जो चैप्टर है वो कवर हो चुका है आपका, वो कराया था मैंने आपको, तब मैंने आपको सारे डायमेंशन फार्मूले, सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले, मैंने आपसे कहा था कि मैं हर एक क्लास में आपसे क्या करूंगी, इनके बारे में डिस्कस करूंगी, इनसे इनके पूछूंगी कि ये क्या है कैसे। तो इसलिए आप फटाफट से कमेंट कर दीजिए, आपको नहीं पता, नहीं याद आ रहा तो जाके इस वीडियो को चेक कीजिए, आपने नोट्स बनाए तो नोट्स में से पढ़िए। क्लियर? और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़े हम। अभी तक हमने सॉलिड की 3 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देख ली हैं, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, स्ट्रेस। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेस होते कितने, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस कितने होते हैं, कितने होते हैं आपके? 3 तरीके के होते हैं। देखिए कैसे। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। फर्स्ट वन है आपका टेंसाइल स्ट्रेस। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? टेंसाइल स्ट्रेस। नेक्स्ट है आपका कंप्रेशन, भी है आपका कंप्रेशन। कंप्रेशन स्ट्रेस। उसके बाद थर्ड है आपका शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस। देखिए टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं और नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तब जब ये फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है ना, इधर भी फोर्स लगा रहे हैं, क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय, इस एरिया में फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की साइड और नीचे की साइड, तो जो ये स्ट्रेस यहाँ पर बन रहा है वो कौन सा स्ट्रेस है? टेंसाइल स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस है? टेंसाइल स्ट्रेस। अच्छा कंप्रेशन स्ट्रेस, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा होगा, आप इसे क्या कर रहे हैं, दोनों डायरेक्शन से, दोनों तरफ से, ऊपर से भी और नीचे से भी क्या कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को कंप्रेस कर रहे हैं। ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। क्लियर? ये क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। तो जब आप कंप्रेस कर रहे हैं ऐसे, ये ऐसे फोर्स लगा रहे हैं ना इस तरीके से, तो इसको आप क्या कर रहे हैं? कंप्रेस कर रहे हैं, तो इसलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं? कंप्रेशन स्ट्रेस। क्या बोल रहे हैं हम इसे? कंप्रेशन स्ट्रेस। अगर मैं इसे दोनों तरफ से खींचूं, है ना, दोनों तरफ से पुल कर रही हूँ इसे, तो हम उसे क्या बोलेंगे? टेंसाइल स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस पैदा होगा इसमें? टेंसाइल स्ट्रेस। नेक्स्ट आया आपका शियर स्ट्रेस। क्या है नेक्स्ट? शियर स्ट्रेस। ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है, एक इस साइड फोर्स लग रहा है और एक इधर फोर्स लग रहा है, दोनों तरफ है। जैसे ये हमारा रखा है, हम इसे इधर से भी खींच रहे हैं और इधर से भी खींच रहे हैं, दोनों तरफ से खींच रहे हैं, दोनों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं इस पे, तो हम उसे क्या बोलेंगे? शेयर स्ट्रेस। क्या बोलेंगे? शेयर स्ट्रेस। क्लियर हो गया सभी को? 3 टाइप के स्ट्रेस होते हैं, बस आपको नाम जानना था और ये जानना था कि लगता किस डायरेक्शन। कभी कभी इस तरीके का डायग्राम बना के आपसे पूछ लेते हैं कि ये कौन सा स्ट्रेस है, इसमें कौन सा स्ट्रेस बनना है, बताइए, आंसर दीजिए इसका। क्लियर? चलें अब आगे बढ़े। समझ आ गई सभी को ये? ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या पढ़ना है? स्ट्रेन। क्या पढ़ना है हमें? स्ट्रेन। अब हम उधर लिख लेते हैं स्ट्रेन क्या होता है। देखिए हेडिंग लगाइए स्ट्रेन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? जैसे आपने स्ट्रेस तो पढ़ लिया, स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय, ये आपका सिंबल होता है, और होता क्या है? चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। क्लियर? इसका सिंबल याद रखिए, ये इसका सिंबल होता है। स्ट्रेस का मैंने क्या बताया था सिंबल आपको? स्ट्रेस का ये। क्लियर? क्लियर? देखिए यहाँ पर क्या था, हम या तो हम लेंथ में चेंज कर रहे थे इसलिए उसे टेंसाइल स्ट्रेस, या हम उसे कंप्रेस कर रहे थे उसकी वॉल्यूम में चेंज कर रहे थे, हमने कंप्रेशन स्ट्रेस बोला। यहाँ पर भी हम उसको साइडों को चेंज कर रहे हैं, साइडों को पुल कर रहे हैं, तो इसलिए हमने उसे बोल दिया क्या? शेयर स्ट्रेस। अब नेक्स्ट यहाँ पर आया आपका स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन का ये सिंबल है आपका,
ये स्ट्रेन का सिंबल है। और क्या है ये, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, जितनी भी उसके डायमेंशन में जो भी उसका चेंज आया है। जैसे मान लीजिए एक बार थी, एक आपकी रॉड थी, लोहे की रॉड थी कोई, यहाँ पर इसका चेंज आया, यहाँ तक ये बढ़ गई, चेंज आया, तो हमें स्ट्रेन निकालना है इसमें कि स्ट्रेन कितना हुआ। तो जितने चेंज हुआ डायमेंशन में वो, इसकी लेंथ मान लीजिए 10 सेंटीमीटर हो गई और यहाँ आती है 30 सेंटीमीटर, तो 10 डिवाइड बाय ओरिजिनल कितनी 30, हमने इसे डिवाइड किया 1.33, 0.33, ठीक है। तो इसका स्ट्रेस कितना हो गया 0.33। इस तरीके से हम स्ट्रेन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, स्ट्रेन निकालते हैं, चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। अब आप कहेंगे इसकी यूनिट क्या है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, तो ये कैसी यूनिट है, डायमेंशन लेस, क्या कहा मैंने आपसे, डायमेंशन लेस यूनिट। क्या बोलेंगे हम इसे, स्ट्रेन को क्या बोलेंगे कि ये डायमेंशन लेस क्या है, यूनिट है, क्वांटिटी है। डायमेंशन लेस, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं होती, सॉरी इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्या पढ़ा हमने, स्ट्रेन क्या होता है, जब चेंज इन ओरिजिनल पोजीशन, क्या हुआ, चेंज हुआ किसी ऑब्जेक्ट के डायमेंशन में डिवाइडेड बाय उसकी ओरिजिनल पोजीशन, तो उसे हम बोलते हैं कि स्ट्रेन क्या है। जैसे मैंने आपको फॉर्मूले के थ्रू बता दिया। और ये क्या है, एक डायमेंशन लेस क्वालिटी है, क्वांटिटी है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। क्लियर है सभी को, ये क्लियर हो गया सभी को। अब हम देख लेते हैं एक बार कि दोनों में डिफरेंस क्या है, स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ लिख लेते हैं इनका, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देती हूँ। तो अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखना चाहते हैं कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है आपका, उन दोनों में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए स्ट्रेस और ये आपका है स्ट्रेन, स्ट्रेन स्ट्रेन, ये है आपका स्ट्रेस और ये है आपका स्ट्रेन। देखिए स्ट्रेस क्या होता है आपका, देखिए फर्स्ट पॉइंट डालिए, फर्स्ट पॉइंट में लिखिए, स्ट्रेस इज द रीस्टोरिंग और डिफॉर्मिंग फोर्स, इट इज, अच्छा लिख लीजिए, इट इज रीस्टोरिंग और डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया। सेकंड क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या है, क्या था इसका फॉर्मूला, बताइए फॉर्मूला क्या था, F डिवाइड बाय ए। क्लियर। और अगर हम थर्ड की बात करें, जो थर्ड वन था इसका वो क्या था, इसकी यूनिट क्या थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। देखिए अब स्ट्रेन की बात करते हैं, स्ट्रेन क्या होता है, द स्ट्रेन इज द चेंज इन शेप, द स्ट्रेन इज, लिखा है मैंने आपको वहां पे लिखा है चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन पर ओरिजिनल डायमेंशन, पर ओरिजिनल डायमेंशन मतलब डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। क्लियर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि यार यहाँ पर लिखाई है आपके सामने, क्या लिखा है, इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय लेंथ। अगर लेंथ होगी तो हम लेंथ ले लेंगे, ब्रेथ होगी ब्रेथ, जो भी होगा उसमें हमने यहाँ लिखा चेंज इन डायमेंशन, जो भी डायमेंशन में चेंज आए वो लिखेंगे और डिवाइड करेंगे उसके ओरिजिनल डायमेंशन से। क्या इसकी यूनिट होती है, नहीं। तो ये कैसे होता है, इट हैज नो यूनिट, नो यूनिट। क्लियर सभी को, ये क्लियर हुआ सभी को। देखिए हमने क्या देखा, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में डिफरेंस देखा। ये क्या है, स्ट्रेस क्या है, एक रीस्टोरिंग फोर्स है, एक डिफॉर्मिंग फोर्स है, वो पर यूनिट एरिया पे लगता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, F डिवाइड बाई, इसकी यूनिट क्या होती है, N मीटर स्क्वायर। उसके बाद स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन पर डिवाइड, यानी कि चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पर डेल्टा लगाएंगे, जो भी उसका अगर लेंथ चेंज हो रही है तो लेंथ लिखेंगे, शेप और कुछ चेंज हो रहा है तो वो लिख के डिवाइड करेंगे उसकी ओरिजिनल
जो डायमेंशन है उससे, उसके बाद इसकी कोई यूनिट नहीं होती। इतना क्लियर हो गया सभी को? ये क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अब हमारे पास एक लॉ आता है, वो मैं यहाँ लिखवा देती हूँ। एक हमारे पास लॉ आता है, उसे हम बोलते हैं हुक्स लॉ। क्या बोलते हैं हम उसे? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है? ये आपने सुना होगा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है आपका? हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस स्ट्रेस जो स्ट्रेस है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन स्ट्रेन के। जो स्ट्रेस है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। यानी जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना ही स्ट्रेन बढ़ेगा, जितना स्ट्रेन बढ़ेगा उतना ही स्ट्रेस बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। इसको हटा के हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? ई। और ये है क्या? ये आपका है क्या? क्लियर? जो ई है वो क्या है आपका? जो ई है यहाँ पे वो क्या है आपका? मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी ये कांस्टेंट है। जब भी हम क्या हटाते हैं, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, तो हम क्या पुट करते हैं? इसकी जगह क्या लगाते हैं? एक कांस्टेंट पुट करते हैं। एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी वैल्यू हमें निकल जाती है, जिसकी वजह से वो फिक्स वैल्यू होती है और हम बाकी सारी वैल्यूज को निकाल लेते हैं बिना किसी चेंज के। स्ट्रेस है ये। क्लियर? स्ट्रेस। तो हमने क्या पढ़ा? हुक्स लॉ क्या कहता है आपका? हुक्स लॉ क्या कहता है कि जितना ही स्ट्रेस होगा उतना ही स्ट्रेन होगा, जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना स्ट्रेन बढ़ेगा, जितना स्ट्रेस कम होगा उतना ही स्ट्रेन कम होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और उसको हटा के जो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन है उसको हटा के हमने क्या लगा? ई। ई क्या है हमारा? मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी। क्या ये सभी को क्लियर हो गया? क्या ये सभी को क्लियर है? अब हम एक बार फोर्स देख लें। फोर्स कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस के बीच में क्या होता है। जब सॉलिड सॉलिड होते हैं आपस में, वो कौन कौन सा फोर्स लगाते हैं एक दूसरे के साथ? सॉलिड होते हैं या लिक्विड होते हैं, या फिर कौन कौन होता है जो जिसके बीच में आपस में फोर्स लगता है, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? तो मैं इसे भी यहाँ से हटा देती हूँ। देखिए क्या लिखना है हमें। आपने सुना होगा दो तरीके के फोर्स हैं जो काम करते हैं किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। वो कौन से होते हैं? एक होता है अडहेसिव, एक होता है कोहेसिव। कौन कौन से होता है? एक होता है आपका अडहेसिव और एक होता है आपका कोहेसिव। तो एक बार इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। फोर्स की बात कर रहे हैं। फोर्सेस, फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। फोर्स की पहला होता है आपका कोहेसिव। कोहेसिव का मीनिंग क्या होता है? कोहेसिव का मीनिंग क्या होता है? कोहेसिव का मीनिंग होता है फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल। फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। फोर्स बिटवीन सिमिलर, ये समझ आ रहा है? बिटवीन मैं पूरा लिख देती हूँ, कोई बात। शॉर्टकट में लिखा था फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल। जो सेम मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। तो इसका एग्जांपल क्या है? फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स। क्लियर? देखिए अब क्या है, जैसे मैं मान लीजिए मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये फोर्स कैसे काम करता है। देखिए ये क्या है आपका? वाटर है, यहाँ तक आपका वाटर फिल है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के सारे मॉलिक्यूल्स हैं, थोड़े से दूर दूर होंगे इसलिए बीच में मैंने इनके स्पेस भी बनाया है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस की कमी है।
क्लियर। देखिए यहाँ पर क्या है, जो इन दोनों के बीच में ब्लैक से बताते हैं, जो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, यहाँ पर जो फोर्स काम कर रहा है, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कोहेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स बोल रहे हैं हम, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स कब लगता है, सेम पार्टिकल्स के बीच में लगता है, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। जैसे वाटर है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपस में जो उनके बीच में फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, कोहेसिव फोर्स। उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, कोहेसिव फोर्स। नेक्स्ट आपका आता है अडहेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स है नेक्स्ट आपका, अडहेसिव फोर्स। अडहेसिव फोर्स देखिए अडहेसिव फोर्स क्या होता है, फोर्स बिटवीन फोर्स, यहाँ सेम लग रहा था, यहाँ पे क्या लगेगा, फोर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। फोर्स कहाँ लग रहा है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका ग्लास रखा है, कंटेनर है, कंटेनर एंड वाटर मॉलिक्यूल, कंटेनर एंड वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर। ये कंटेनर है, ये आपका कंटेनर है यहाँ तक, और वाटर मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, अडहेसिव फोर्स। इसे हम क्या कहेंगे, अडहेसिव फोर्स। क्या ये सभी को क्लियर है, कि अडहेसिव फोर्स क्या होता है, जो डिफरेंट पार्टिकल, जैसे ग्लास कंटेनर, या फिर जो ग्लास लिया हमने, जो कंटेनर लिया है जिसमें हमने वाटर को फिल करके रखा है, उस कंटेनर की वॉल और वाटर के बीच में जो फोर्स लग रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, कोहेसिव अडहेसिव फोर्स। इसे हम क्या कहेंगे, अडहेसिव फोर्स। और कोहेसिव फोर्स कौन सा होगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है आपस में, उसे हम बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। क्या ये सभी को क्लियर है, क्लियर। तो यहाँ पर आपका सॉलिड खत्म हो चुका है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्या, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। हेडिंग लगाइए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। देखिए अभी मैंने आपको फोर्स पढ़ाया है ना, ये पढ़ा दिया, कोहेसिव फोर्स पढ़ा दिया और अडहेसिव फोर्स पढ़ा दिया। अब हमारा जो इसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है लिक्विड की, उसमें पहला है हमारा, फर्स्ट वन है हमारा सरफेस टेंशन। क्या लिखा है, सरफेस टेंशन। क्लियर। क्या है ये आपका सरफेस टेंशन। देखिए क्या होता है सरफेस टेंशन, आपके एग्जाम में यहाँ से ना बहुत क्वेश्चन बनते हैं सरफेस टेंशन से। जो ये पूरा टॉपिक है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ये ज्यादा याद रखना है। क्यों, क्योंकि मैं आपको भी बताने वाली हूँ कि इसमें से क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं आपके। जैसे कि मैंने आपको शुरू से बताया कि आपको उसकी डेफिनेशन से ज्यादा उसके फॉर्मूले पे, उसकी एप्लीकेशन, यूजेस, उसकी प्रॉपर्टी, इन चीजों का ज्यादा याद रखना है। क्योंकि आपके एग्जाम में आपको डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं दी जाएगी, डिफाइन करने के लिए नहीं दी जाएगा, आपको उसका फॉर्मूला पूछा जाएगा, आपसे उसकी एप्लीकेशन पूछी जाएंगी कि ये कहाँ यूज होता है, इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, इसमें किस तरीके का। अब जैसे आपसे बोल दे कि एक वाटर का कंटेनर है, एक वाटर फिल करके रखा है ग्लास में, तो जो पानी है उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, तो आप कौन सा बोलेंगे, कोहेसिव। और ग्लास, अब वो बोले कि ग्लास और पानी के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, अडहेसिव फोर्स। क्लियर। अब हम बात करें सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। थोड़ा सा मैं इसे ठीक लिख देती हूँ अभी। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ क्यों बोला मैंने आपसे, अभी बताती हूँ उसका। वो पहले गलती से लिख दिया था, फोर्स डिवाइड बाय एरिया होता है, फोर्स डिवाइड पर यूनिट एरिया होता है, फोर्स डिवाइड बाय पर यूनिट एरिया होता है आपका प्रेशर। क्या होता है, प्रेशर। तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। देखिए ये आपका एक कंटेनर है, आपने कंटेनर लिया, यहाँ तक आपका पानी है। यहाँ पर जो आपका मॉलिक्यूल है, जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, किस पे, वाटर में। और ये सारे मॉलिक्यूल्स आके इसको अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है आपका फोर्स किस तरीके का, इस तरीके का। यहाँ पर भी फोर्स लगेगा बट अंदर की तरफ। कैसा लग रहा है, अंदर की तरफ।
तो ये जो है ये क्या है, देखिए जो बीच में बना है आपका, बीच में बना है, देखिए ये वाला जो है ये पूरे में पानी है यहाँ पे, जो मॉलिक्यूल ये वाटर के अंदर है, इसमें कैसा लग रहा है, बैलेंस फोर्स लग रहा है। बैलेंस फोर्स का मतलब, बैलेंस फोर्स का मतलब चारों तरफ लग रहा है। आपने देखा ना, मैंने डायग्राम थोड़ा सा इसे मैं जूम करके बताऊं अगर आपको, तो इस तरीके से बना हुआ है ये। इसमें कैसा लग रहा है, एक बैलेंस फोर्स लग रहा है, मतलब चारों दिशाओं में लग रहा है, इस तरीके से बोल सकते हैं ना, बोलते हैं ना चारों दिशा, तो चारों दिशाओं में फोर्स लग रहा है, चारों तरफ फोर्स लगा रहा है, और उसको हम क्या बोल रहे हैं कि वो बैलेंस फोर्स फोर्स है। और यहाँ पर जो है सरफेस पे अनबैलेंस फोर्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऊपर की तरफ से कोई फोर्स नहीं है, यहाँ से फोर्स लग रहा है, यहाँ से लग रहा है और यहाँ से लग रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ से कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि ऊपर मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, वाटर के ऊपर मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, क्योंकि वहां पर वहीं तक पानी भरा हुआ है। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम क्या बोल रहे हैं, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन कैसे लगता है, फोर्स डिवाइड बाय लेंथ, फोर्स डिवाइड बाय लेंथ। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, इसकी एसआई यूनिट की बात करूं, तो वो क्या होगा आपका, न्यूटन मीटर। क्या होगा, न्यूटन मीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर। क्लियर? क्या क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में 2 लाइन लिखवा देती हूँ आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए, और क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी। देखिए, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स इन द इंटीरियर ऑफ लिक्विड, इन द इंटीरियर ऑफ लिक्विड, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो अंदर की तरफ मॉलिक्यूल्स हैं, जो अंदर की तरफ मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे सारी डायरेक्शन में, आर अट्रैक्टेड, आर अट्रैक्टेड in all, attracted in all directions, but all directions, but molecules at the molecules at the surface have a net inward attraction that attraction that results in surface tension, results in surface tension। कुछ क्लियर हुआ सभी को? कुछ क्लियर हुआ बताइए। देखिए, जो मॉलिक्यूल्स है इंटीरियर में, अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, उनका बैलेंस फोर्स लिखा है मैंने यहाँ पे। क्या कर लिया उन्होंने, अट्रैक्ट कर लिया एक दूसरे को, अट्रैक्ट इन द ऑल डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो बैलेंस फोर्स बना रहा है, वो बैलेंस फोर्स क्रिएट कर रहा है, वो बैलेंस हो रहा है। लेकिन जो मॉलिक्यूल है सरफेस पे, यहाँ पर सरफेस पे जो है, उसके पास क्या है, एक नेट, जो पूरा जो नेट फोर्स है, जो नेट अट्रैक्शन है, वो क्या है, पूरी कंप्लीट नहीं हो पा रही, वो बैलेंस नहीं हो पा रही, अनबैलेंस हो गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पर सरफेस टेंशन हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, सरफेस टेंशन फॉर्म हो गई। क्या इतना क्लियर हो गया सभी को? इतना क्लियर हो गया। इसके एग्जाम्पल अगर मैं बात करना चाहूँ, एग्जाम्पल का मतलब है जो सबसे छोटी शेप जो लेना चाहेगा, इसमें सरफेस टेंशन के थ्रू क्या होगा, मैक्सिमम स्पेस कवर करना चाहेगा, जो कि क्या करेगा, एक स्फेरिकल शेप को लेके करेगा, किसे करेगा, स्फेरिकल शेप को लेके। तो अगर मैं एग्जाम्पल्स लिखूं यहाँ पे, तो आपके बबल्स हैं, बबल्स हो गए, ठीक है। बबल्स क्या करते हैं, आपके एक स्फेरिकल शेप लेते हैं, जब हम बबल्स बनाते हैं तो वो एक स्फेरिकल शेप ले लेते हैं, और खुद को छोटे से छोटा करना चाहते हैं अपनी जगह पर। उसके बाद अगर हम रेन ड्रॉपलेट्स देखें, रेन ड्रॉपलेट्स कैसे होते हैं, वो भी किस शेप के होते हैं आपके,
स्फेरिकल शेप के, है ना। जो बूंदे गिरती हैं बारिश की वो भी कैसी होती है, स्फेरिकल शेप की होती है। क्लियर। और कौन से हो गए बताइए, अब आप बताइए एग्जाम्पल एक और। ये जो आपका बबल वाला है ना, वो आपसे एग्जाम में पूछा गया है। जो बबल वाला है वो आपसे एग्जाम में पूछा गया है। कैसे पूछा गया है कि जो बबल्स बनते हैं या रेन ड्रॉप या फिर रेन ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो किस शेप के होते हैं, ठीक है, वो किस शेप के होते हैं। या फिर आपसे पूछा जाता है कि जो सरफेस टेंशन है, जब सरफेस टेंशन वाला प्रोसेस होता है तो किस शेप को ज्यादा प्रेफर करते हैं, जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं वो कौन सी शेप लेते हैं। तो आप कौन सी बोलेंगे, स्फेरिकल। कौन सी बोलेंगे, स्फेरिकल। क्या ये सभी को क्लियर हो गया, क्या सरफेस टेंशन क्लियर हो गया। फोर्स डिवाइड बाय लेंथ, क्या, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। अब देखिए एक लाइन और लिख लीजिए इसके बारे में। चलिए मैं पहले आपको बता देती हूँ। एक आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो आप इन जनरल देखते हो। जो गर्म पानी होता है, गर्म पानी होता है उसमें इजीली कपड़े धुलते हैं या फिर जो ठंडा पानी होता है उसमें इजीली धुल जाते हैं, बताइए जरा। जो गर्म पानी होता है उसमें इजीली धुलते हैं या फिर जो ठंडा होता है उसमें धुलते हैं। जो आपका गर्म होता है उसमें इजीली वॉश हो जाते हैं। इजी तरीके से वॉश क्यों होते हैं, क्योंकि जो जब टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है तो सरफेस टेंशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, सरफेस टेंशन डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से जो कपड़े हैं वो इजीली वॉश हो जाते हैं। इजीली वॉश, उनका जो डर्ट वगैरह है, जो भी इनके अंदर गंदगी है वो रिमूव हो जाती है। क्लियर, क्लियर हो गया सभी को। तो अभी हमने सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, एक दो हमने लिक्विड की पढ़ ली, फिर हम नेक्स्ट क्लास में लिक्विड की कवर करेंगे अच्छे से। उसके बाद हम गैस के बारे में डिस्कस करेंगे कि गैस की कौन कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिर हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिसने भी लास्ट की वीडियोज नहीं देखी है वो प्रीवियस वीडियोज जाके एक बार चैनल पर देख लीजिए, जिससे कि आपका पूरा जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।